डॉक्टर मेहता क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आज हम सेकंड ग्रेड की जो हमारी रैपिड फास्ट सीरीज चल रही है उसमें हम फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम फ्लूइड मैकेनिक्स है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते। बहुत 100% समझने का टॉपिक है और आज मैं अभी आपको पूरा रैपिड फास्ट तरीके से तैयार करा दूंगा। अगर आपने पूरा लेक्चर ये अच्छे से देख लिया और एक एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसके सिलेबस में इतने सारे कंटेंट है कि हमें विस्कोसिटी कोएफिशिएंट बोलो, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौली थ्योरम, इट्स एप्लीकेशन, पास्कल लॉ और सरफेस टेंशन, ये दोनों कंटेंट पहले नहीं थे लेकिन 2024-25 से इनको जोड़ दिया है। क्लियर? ओके। और विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इस पूरे को समझने में काम आएगा। अब इसमें क्या है, एक ही टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये जो तीनों कंटेंट है वो आपस में बोलो कनेक्ट है, बोलो क्लियर? ओके। और ये आपस में कनेक्ट है, ठीक है, ये इंडिविजुअल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलो, मैंने कहा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, क्योंकि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट पता होगा तो आपको हर जगह इस चैप्टर में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैं यही क्लियर कर रहा हूँ आपको, विस्कोसिटी ओके कोएफिशिएंट। क्लियर? विस्कोसिटी कोएफिशिएंट जो होता है वो आपका, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूटन ने विस्कस लॉ दिया था। ओके, F = नीटा A dV अपॉन dx। क्लियर? ये विस्कस लॉ है न्यूटन का। तो आपका ये क्या होगा, F अपॉन A dV अपॉन dx। तो अगर मैं यूनिट देखूं, क्लियर? ओके, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड, और नीचे आपका dx का मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब मीटर, कट हो गया। क्लियर? तो ये न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइड बाय, मैंने कहा आपको मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से ये इसकी यूनिट होती है। और जब हम इसकी डायमेंशन देखते हैं, क्लियर, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, तो आपको पता है कि ये F अपॉन A ओके dV अपॉन dx। तो आपको फोर्स का क्या होता है, m1 L1 T-2, एरिया का क्या होता है L स्क्वायर और L T-1 और L1, ये इससे कट हो गया, ये एक कट हो गया। ओके, ये एक कट हुआ। तो अल्टीमेटली m1 L-1 T-1, ये इसकी बोलो आपकी डायमेंशन है जो इस चैप्टर में बहुत काम आएगी। ओके, तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की डायमेंशन ये होती है, यूनिट ये होती है और फॉर्मूला ये होता है। अब हम आ जाते हैं हमारा मेन चीज नंबर 2। मैंने कहा द्रव के प्रवाह के प्रकार। क्लियर? तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई लिक्विड फ्लूइड अगर बह रहा होता है तो अगर वेलोसिटी कम होती है तो सीधा सीधा जाता है। जब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है, जैसे बाढ़ आती है, तो पानी किधर भी चला जाता है। और कभी कभी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा ना है और बहुत कम नहीं, बीच की है, तो उस समय भी एक अलग तरह का फ्लो होता है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं टाइप्स ओके ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, क्लियर? ओके, तो द्रव के प्रकार 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रीम लाइन, क्लियर? ओके, फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह। क्लियर? धारा रेखीय प्रवाह, ओके, जिसके अंदर बोलो आपका जो फ्लूइड होता है वो बिल्कुल ए से सीधा सीधा जाता है। क्लियर? ओके। उसके बाद एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो, जिसको बोलते हैं विशुद्ध प्रवाह। क्लियर? ओके, जिसके अंदर पानी किधर भी चला जाता है, जैसे बाढ़ आती है तो आपको मैंने कहा ओके जिसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। उसके बाद एक होता है ट्रांजिशन फ्लो। क्लियर? ओके, ट्रांजिशन फ्लो, संक्रमण प्रवाह। क्लियर? संक्रमण प्रवाह, जिसके अंदर समटाइम स्ट्रीमलाइन, समटाइम टर्बुलेंट। क्लियर? ओके, ऐसे लिक्विड होगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे करेगा, बोलो क्लियर?
और बाद में ऐसे करेगा। इसका मतलब ये मिक्सचर होगा स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट का। क्लियर? ओके। तो अब मैंने कहा कि मुझे आपको बताना है क्रांतिक वेग। क्लियर? ओके। क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है वह वेलोसिटी जब तक किसी लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन हो उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। बोलो, आपको द्रव के प्रवाह का वह वेग, ओके, वह वेग, ओके, जिस पर मैंने कहा धारा रेखीय। क्लियर? ओके। स्ट्रीमलाइन मैंने कहा यहाँ पर ओके फ्लो, धारा रेखीय प्रवाह ओके हो, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी इससे ज़्यादा होते ही क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो फिर ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये किस किस पे डिपेंड करता है? ऐसा प्रैक्टिकली पता लगाया गया तो पता चला कि जो क्रांतिक वेग है, क्लियर? ओके, क्रांतिक वेग की निर्भरताएं। क्लियर? ओके, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड ऑन, ओके, प्रैक्टिकली पता चला कि ये नंबर 1 श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है। श्यानता गुणांक, ओके, बोलो पर, यानी किस पे डिपेंड करता है? विस्कोसिटी मैंने कहा कोफिशिएंट। क्लियर? उस पे डिपेंड करता है नंबर 1। क्लियर? ओके। नंबर 2 मैंने कहा ये, बोलो, आपका जो है द्रव के घनत्व पर डिपेंड करता है। क्लियर? ओके, यानी डेंसिटी, क्लियर, ऑफ मैंने कहा लिक्विड। क्लियर? उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद नली के, ओके, जिसमें फ्लो हो रहा, नली के व्यास, ओके, पर, यानी डायामीटर, क्लियर, ओके, ऑफ ट्यूब। तो इस तरह से इन 3 पे डिपेंड करता है। बट कैसे डिपेंड करता है? किसके इंक्रीज करने से ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो नहीं पता था। तो पता लगाने के लिए क्या किया? ये क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, सबके बारे में जानना है तो इनकी पावर ABC बना दी। क्लियर? ओके। तो आपको मैंने कहा कि यहाँ पर इस कांस्टेंट को हटाऊंगा तो यहाँ पर लगाया मैंने R मतलब रोनाल्ड संख्या, जिसके बारे में अपन अभी जानेंगे। क्लियर? R तो क्या है? बोलो, रेनॉल्ड, ओके, संख्या। ठीक है। अब हमें कैसे भी करके ABC पता लगाना है। तो फिजिक्स के अंदर एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दो, अपने आप अननोन चीज पता चल जाएगी। ये कौन है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है L1T-1। क्लियर? R। ये कौन है? विस्कोसिटी। अभी अभी बताया था M1, मैंने कहा था L-1T-1, पावर लगा दूं A। डेंसिटी, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ओके, M1 L-3B लगा दिया। और मैंने कहा D डायामीटर, ये C लगा दिया। क्लियर? अब हमने देखा कि भाई हमें, बोलो, क्या करना है? ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करनी है। तो उससे पहले M जो भी आ रहे हैं बेस इक्वल हो तो पावर जुड़ जाती है, ये A और ये B। बोलो, क्लियर? ओके। अगर उसके बाद L देखें, -A -3B। क्लियर? ओके। उसके बाद और ये +C। ठीक है। और यहाँ पर आपका T देखें तो -A। अब मैंने कहा यहाँ पर M नहीं है तो M की पावर 0 बना दूँ। फिर हमें करना क्या है कि मैचिंग करना है। तो मैंने कहा मैचिंग में तो हमें ये पता चला कि जो आपका A + B, क्लियर, ओके, वो आपका 0 के इक्वल है। अच्छा, फिर मैंने कहा दूसरा पता चला कि -A -3B, क्लियर, और +C जो है वो आपका 1 के इक्वल है। और तीसरा पता चला कि जो, बोलो, आपका -A है, क्लियर, ओके, वो आपका -1 के इक्वल है। तो यहाँ से ये तो श्योर हो गया कि A बराबर B। A बराबर B, बोलो, A बराबर 1, तो 1 यहाँ रखा तो हमें ये भी पता चल गया B बराबर -1। तो A और B पता चल गया तो C भी पता चल जाएगा। यहाँ रख दिया 1, ओके, यहाँ रख दिया -1, ओके, ये C = 1। तो ये -1 और प्लस माइनस माइनस, ओके, माइनस प्लस हो गया, ओके, C = 1। तो 2 + C = 1,
तो C इज इक्वल टू 1 -2, C इज इक्वल टू -1, यानी ABC तीनों आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो हमने देखा A किसकी पावर है, बोलो विस्कोसिटी कोफिशिएंट की, जो 1 आई। ओके, डेंसिटी का क्या आया, -1, डायमीटर क्या क्या आया, -1। तो फाइनली क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ कि रेनॉल्ड नंबर मल्टीप्लाई विस्कोसिटी कोफिशिएंट और आपका रो और डेंसिटी डायमीटर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से विस्कोसिटी आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं लेके आया हूँ। ये टेक्निक आनी चाहिए। कभी भी आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी बोलो किस किस पे डिपेंड करती है उसका देकर ABC आपसे पूछ ले तो इस तरह से निकालते हैं। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर हमने देखा कि एक वर्ड आया है रेनॉल्ड संख्या। क्लियर? ओके, रेनॉल्ड मैंने कहा आपका संख्या, ओके, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R की वैल्यू की बात करें तो आपको मैंने कहा इफ ओके R इज लेस देन 1000 तब कैसा होता है, बोलो धारा रेखीय प्रवाह। क्लियर? जब रेनॉल्ड संख्या बोलो 1000 से कम होती है तो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। ओके, जब मैंने कहा R जो है इफ R की वैल्यू 2000 से ज़्यादा होती है तो विशुद्ध प्रवाह होता है। क्लियर? ओके, प्रवाह मैंने कहा तब आपका यहाँ पर धारा रेखीय क्या होता है, प्रवाह। तो इस समय क्या होता है, टर्बू ओके लैंड, मैंने कहा टर्बुलेंट फ्लो होता है। क्लियर? और जब भी R जो है उसकी वैल्यू मैंने कहा आपको 1000 से 2000 ओके के बिटवीन होती है तो उस समय ट्रांजिशन फ्लो होता है। ट्रांजिशन फ्लो का मतलब होता है, संक्रमण प्रवाह का मतलब होता है कि सम टाइम बोलो स्ट्रीम लाइन और सम टाइम टर्बुलेंट। क्लियर? ओके, संक्रमण प्रवाह। ओके, तो आई होप आपको यहाँ से रेनॉल्ड संख्या के बारे में पता चला होगा। अगर एग्जाम में आ जाए कि किसी द्रव के प्रवाह की रेनॉल्ड संख्या 1500 है तो बताइए उसका किस टाइप का फ्लो होगा, तो हम डेफिनेटली ट्रांजिशन बोलेंगे। अगर 2500 दे दे तो टर्बुलेंट बोलेंगे और 1000 से कम दे दे तो हम स्ट्रीम लाइन बोलेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों कंटेंट समझ में आए होंगे क्योंकि ये तीनों कंटेंट जो है वो ये आपस में कनेक्ट है। क्लियर? ओके, तो आई होप आपको रेनॉल्ड संख्या भी समझ में आ गई होगी। अब मुझे स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी बताना है तो हमें आर्किमिडीज का सिद्धांत को जानना पड़ेगा। बहुत सी बार हमने बचपन से आर्किमिडीज को समझा है लेकिन आर्किमिडीज जो है वो उसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए अप्लाइड कैसे करते हैं। आर्किमिडीज ओके का सिद्धांत। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये आर्किमिडीज क्या कहता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी बॉडी चाहे वो हल्की हो या भारी हो, जब भी किसी फ्लूइड में किसी लिक्विड में डाली जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक थ्रस्ट फोर्स उत्प्लावन बल लगता है। क्लियर? तो आपको मैंने कहा ये कोई भी आपका लिक्विड है तो या तो इसके अंदर कोई भी बॉडी होगी वो इस तरह से रहेगी जिसका कुछ पार्ट भी इन्हीं लिक्विड में होगा। ओके, या फिर ऐसा कंडीशन होगी कि वो बॉडी पूरी की पूरी लिक्विड के अंदर बोलो होगी। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं, थ्रस्ट इस समय भी लगता है, थ्रस्ट इस समय भी लगता है। जो दो थ्रस्ट आपको लगता है ओके फोर्स जो उत्प्लावन बल लगता है, ओके वन बल लगता है वो एक्चुअली V इन ओके रो जी, यानी जो बॉडी का पार्ट जितना वॉल्यूम पानी के अंदर है वो लेना है। अब अगर मैंने आपसे कहा पूरी अंदर चली गई तो उसी में जो आपका थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो क्या लिखेगा, V ओके रो जी। बात समझ में आई? कोई बॉडी तैरेगी या डूबेगी वो उसके वेट पे डिपेंड करेगा, थ्रस्ट तो लगना ही लगना है। इफ वेट जो है वो उससे ज़्यादा क्या है बोलो थ्रस्ट है तो बोली इस तरह की रहेगी, और अगर वेट जो है भार जो है वो थ्रस्ट से ज़्यादा है तो बॉडी अंदर चली जाएगी। क्लियर? तो आई होप आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ में आया होगा। अब मुझे आपको सिखाना है बोलो यहाँ पर आर्किमिडीज के बाद स्टोक्स लॉ। क्लियर? ओके, स्टोक्स का नियम। क्लियर? तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है समझो। क्लियर? ओके, स्टोक्स लॉ कहता है
कि जब भी किसी बॉडी को बहुत गहरे पानी में डाला जाता है, क्लियर, बहुत गहरे पानी में डाला जाता है, ये स्फेरिकल आर रेडियस की बॉडी है, क्लियर। तो क्या होता है कि वो पहले बहुत तेजी से जाती है, देन फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तेजी से जाती फिर धीरे क्यों हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई भी स्फीयर, कोई भी गोल चीज़ है, वो ज़्यादातर बोलो लिक्विड की परतों को अच्छे से भेजते हुए जाएगी, तो जब वो लिक्विड की फ्लो परतों को भेजते हुए जाती है तो उसके अपोजिट एक विस्कस फोर्स जनरेट होता है जो कुछ समय बाद होता है, क्लियर। इसीलिए स्टोक्स के लॉ को समझने के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि पानी गहरा होना चाहिए। बोलो गहरा होगा तो ही स्टोक्स लॉ या उसकी बातें वैल्यूबल रहेगी। तो मैंने कहा जब भी कोई बॉडी नीचे की ओर जाती है तो कुछ समय बाद क्या होता है, उस पर एक विस्कस फोर्स लगता है, क्लियर, ओके, जो आपको क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को कम कर देता है, कांस्टेंट कर देता है। तो इस विस्कस फोर्स के बारे में स्टोक्स लॉ ने बताया, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर बोलो जब कोई, क्लियर, ओके, बोलो आपका गोला, ठीक है, किसी गहरे, मैंने कहा गहरे, डीप गहरे बोलो पानी, क्लियर, के स्रोत में, मैंने कहा स्रोत में, क्लियर, में डाला जाता है, ओके। तो वह पहले ओके फास्ट, ओके, फिर मैंने कहा स्लो, ओके, नीचे जाता है। इसका मतलब वो स्लो क्यों हुआ, क्योंकि थोड़ी देर बाद एक उसकी गति के अपोजिट एक रेजिस्टेंस फोर्स बोलूं, विस्कस फोर्स जनरेट होता है जिसको हम श्यान बल कहते हैं, क्लियर, स्लो हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा कुछ, ओके, समय बाद, क्लियर, पश्चात बोलो एक श्यान बल, क्लियर, श्यान बल, ओके, विस्कस, मैंने कहा फोर्स, क्लियर, उसकी गति, क्लियर, गति के विपरीत, मैंने कहा विपरीत, ओके, लगता है, ठीक है। तो हमें इसके बारे में जानना है कि भाई ये किस पे डिपेंड करता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ऐसे, क्लियर। तो यहाँ पर स्टोक्स ने बताया, स्टोक्स के अनुसार, क्लियर, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, क्लियर, जो श्यान बल है, मैंने कहा श्यान, ओके, बल जो है, जो विस्कस फोर्स है, ओके, बोलो की निर्भरताएं, क्लियर, कि बोलो आपका FC डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिकली देखा गया, एक तो बोलो आपका श्यानता गुणांक, क्लियर, इसीलिए मैंने बार बार कहा कि ये आता ही रहेगा, इसलिए सबसे पहले इसके बारे में बताया, ओके। दूसरा डिपेंड करता है बोलो यहाँ पर, बोलो आपका गोले के वेग पर, क्लियर, गोले के वेग पर, बोलो क्लियर, ओके, V पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा मैंने कहा किस पे डिपेंड करता है, गोले की, मैंने कहा त्रिज्या पर, क्लियर, ओके, यानी रेडियस, ठीक है, ऑफ स्फीयर, उस पर भी डिपेंड करता है, ये R, क्लियर, ये रेडियस मैंने यहाँ पर स्मॉल r बताई, क्लियर, ओके। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ, मैंने कहा स्फीयर। अब ये तो बोल दिया कि इन पे डिपेंड करता, कैसे डिपेंड करता है, तो पता लगाने का तरीका है कि विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको A बना दिया, इसको B बना दिया, और मैंने कहा कि वेलोसिटी विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और तीसरा हमारा था बोलो रेडियस, क्लियर, इसको C बना दिया, और ABC पता लगाना है। इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा 6 पाई नीटा A, ओके, VBRC, ठीक है। अब मुझे ये सब पता लगाना है, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहले एक कांस्टेंट K कर देते हैं, क्लियर, ओके। तो अब ये तो हम जानते हैं फोर्स तो चाहे कोई सा भी हो, M1 L1 T-2, क्लियर, ओके, K, इसकी हम जानते हैं M1 L-1, ओके, L-1 T-1, ये पावर लगा दी। वेलोसिटी हम जानते हैं L1 T-1, ओके, और ये L का C कर दिया। अगेन ये टेक्निक हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब ये M1 है, L1 है, T-2 है, K है,
एम यहाँ आ रहा और कहीं नहीं आ रहा, एम कर दिया मैंने ए, एल यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, माइनस ए, ओके मैंने कहा बी और सी, और टी मैंने कहा यहाँ आ रहा है माइनस ए, क्लियर, यहाँ भी आ रहा है माइनस बी, बोलो क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करने वाले हैं। m की पावर 1 m की पावर a, तो a बराबर क्या हो गया 1, क्लियर, ओके। l की पावर a, यहाँ पर ये माइनस a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 1, क्लियर, और मैंने कहा ये माइनस a माइनस b बराबर माइनस 2। तो अगर a मुझे पता चल गया तो यहाँ रखूंगा तो b भी पता चल जाएगा, तो ये रखा मैंने, बोलो यहाँ पर 1, ओके माइनस 2। तो मैंने देखा ये माइनस बी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो माइनस बी बराबर माइनस 2, बोलो माइनस का 1 बचा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ए और बी 1 1 आ गए तो सी भी आ जाएगा, ये रखा 1 और ये रखा 1, ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो सी भी आ गया 1। तो इस तरह से हमें क्या पता चला, ए बी सी तीनों ही क्या है 1 है। तो ये तो श्योर हो गया कि विस्कस फोर्स जो है के नीटा, ओके वी और आर 1 1 1, और प्रैक्टिकली देखा ये कितना होता 6 पाई। तो फाइनली वो जो स्टोक्स लॉ ने दिया है वो विस्कस फोर्स होता है नीटा वी आर, क्लियर, ओके। अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको स्टोक्स लॉ समझ में आया होगा, क्लियर। स्टोक्स लॉ का यूज करके नंबर 7 यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी, क्लियर, ओके, टर्मिनल वेग, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, अगर मैं किसी गहरे पानी के अंदर किसी स्पेयर को डालूंगा तो पहले वो फास्ट जाएगा, देन फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। मैंने कहा जिस ओके नियत वेग, क्लियर, ओके, यहाँ पर कांस्टेंट ओके वेलोसिटी, क्लियर, वेलोसिटी से कोई मैंने कहा स्पेयर, क्लियर, गोला, ओके, गहरे मैंने कहा पानी में थोड़ी देर, ओके, देर बाद, क्लियर, ओके, नीचे, बोलो मैंने कहा नीचे जाता है। पहले तेजी से जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ समय बाद। इसका मतलब ही हुआ ये बहुत गहरा डीप अगर कोई पानी है, सोर्स है, और उसमें मैंने एक गोला डाला जिसकी आर रेडियस है, पहले जाएगा नीचे फास्ट, तो नीचे कैसे जाएगा, नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा थ्रस्ट, वो तो लगना ही लगना है, बोलो क्लियर। तो पहले ये नीचे जा रहा है एफ नेट से, बोलो क्लियर, वो एफ नेट क्या होगा, तो आप कहोगे mg माइनस थ्रस्ट करूँगा, क्लियर, ओके। तो मैंने कहा इसी से जाएगा, फिर कुछ समय बाद क्या होगा, एक विस्कस फोर्स जनरेट होगा जो इसके अपोजिट हो जाएगा, और ये दोनों बराबर हुए नहीं, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हुई नहीं, क्लियर। तो पहले ये निकालते हैं एफ नेट किससे नीचे जा रहा है, तो मैंने कहा ये एफ नेट जो है, बोलो क्लियर, mg, तो इसको मैं जानता हूँ डेंसिटी किसी स्पेयर की क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो मास की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्लियर, ये मैंने लिख दिया VDG, क्लियर, और थ्रस्ट तो पूरा गोला अंदर है तो V रो G होगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हम V और G को कॉमन ले लेंगे तो D माइनस रो आ जाएगा। D गोले का डेंसिटी है, रो लिक्विड की डेंसिटी, ये दोनों आपको वर्ड क्लियर होने चाहिए। ये तो क्या है, डेंसिटी, क्लियर, ऑफ स्पेयर, गोले का बोलो घनत्व, क्लियर, गोले का घनत्व, और एक है आपका क्या, ये डेंसिटी, क्लियर, ऑफ फ्लूइड, मैंने कहा द्रव का घनत्व, क्लियर, द्रव का घनत्व। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो आपका एफ नेट है वो कुछ समय बाद किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा विस्कस फोर्स है, क्लियर, ओके, किसके इक्वल हो जाएगा, विस्कस फोर्स के, ठीक है। तो जैसे ये दोनों बराबर हुए नहीं और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्लियर। तो मैंने कहा आपको कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, क्लियर, ओके, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, जैसे ही आपका एफ नेट और ये जो विस्कस फोर्स है, क्लियर, वो इक्वल हो जाएंगे तो वो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। भी अभी अभी हमने देखा v बोलो g,
और क्या था बोलो, आपको मैंने कहा डी माइनस ओके रो। क्लियर, ठीक है जी। और ये तो हमने अभी निकाला था 6 पाई डेटा आर वी। क्लियर, ओके। ये v वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी जिससे नीचे जाएगा। यहाँ v वॉल्यूम है, रख देता हूँ 4 बाई पाई आर क्यू, क्योंकि स्पेयर गोल गोल है तो उसका वॉल्यूम यही होगा जी डी माइनस रो 6 पाई नीटा आर वी टी। तो हमने देखा एक आर से आर कट हो गया। क्लियर, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 6। मुझे टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए तो इसको इधर रखूंगा, बाकी सबको उधर ले जाऊंगा। तो हमने क्या देखा 2 ओके पाई आर स्क्वायर जी डी माइनस रो। क्लियर, और 3 क्या हो जाएगा बोलो 9 हो जाएगा। ये पाई से भी पाई कट हो जाएगा तो ये भी हट जाएगा बोलो। क्लियर, और यहाँ पर ये आपका डी ओके, मैंने कहा यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो। क्लियर, नीचे आपका ये क्लियर ओके नीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है क्लियर वो स्फीयर के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो टर्मिनल डेंसिटी होती है वो स्फीयर के और लिक्विड के डेंसिटी के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो विस्कोसिटी कोफिशिएंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, तो आई होप आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। क्लियर, ओके। उसके बाद क्या, मुझे बर्नौली थ्योरम बनाना है, लेकिन बर्नौली थ्योरम से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो ये कि कोई भी लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसके बोलो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो मैंने कहा प्रवाहित ओके प्रवाहित द्रव क्लियर के एकांक आयतन। क्लियर, एकांक आयतन में बोलो कुल ऊर्जा। ठीक है, तो ये हम देखना चाहते हैं। पहले मैंने कहा आपको टोटल एनर्जी, क्योंकि ये बेसिक बताऊंगा तो ही बर्नौली का थ्योरम और उसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। टोटल एनर्जी मैंने कहा पर यूनिट ओके वॉल्यूम इन मैंने कहा फ्लो ओके लिक्विड। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी तो होगी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी तो एक ही फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर, लेकिन हमें क्या चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम में काइनेटिक एनर्जी। तो बोलो इधर वॉल्यूम और इधर वॉल्यूम अगर करेंगे तो हमें पता चला मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी आ गया। उसके बाद दूसरी एनर्जी और क्या होगी उसके पास, तो 100% पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर वो किसी हाइट पर फ्लो कर रहा है। तो आपको मैंने कहा mgh ये होता है। अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम में करूँगा तो mgh नीचे भी आ जाएगा। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, तो ये रो जी एच पर यूनिट वॉल्यूम में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और उसके अलावा एक एनर्जी और होती है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। क्लियर, ओके, दाब ऊर्जा। ठीक है, अगर हम दाब ऊर्जा की बात करें क्लियर ओके, तो प्रेशर एनर्जी जो होती है क्लियर ओके वो आपका इक्वल होती है मैंने कहा P और V यानी प्रेशर और वॉल्यूम के। अब अगर मुझे प्रेशर एनर्जी क्लियर पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, पर एनर्जी मैंने कहा पर ओके यूनिट वॉल्यूम, तो 100% वो तो P के इक्वल ही होगी क्योंकि वॉल्यूम तो कट हो जाएगा। तो फाइनली मुझे ये पता चला कि कोई भी लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके पर यूनिट बोलो आपका वॉल्यूम में जो टोटल एनर्जी होगी वो आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी मैंने कहा पर यूनिट वॉल्यूम होगी। तो ये क्या होती है हाफ रो वी स्क्वायर, ये होती है रो जी एच और ये होती है पी। ये मैंने आपको बताया। अब अगर मैं बर्नौली का थ्योरम और एप्लीकेशन बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर ओके, मैंने यहाँ पर किया बर्नौली ओके आपको बर्नौली थ्योरम। क्लियर ओके, बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, बर्नौली जो आपका है ओके प्रमेय, बर्नौली कहता है कि कोई भी लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या होती है सेम होती है। क्लियर ओके, यानी
द्रव, प्रवाहित द्रव, क्लियर, ओके, प्रवाहित द्रव, ओके, के प्रत्येक बिंदु, ओके, पर एकांक आयतन, क्लियर, एकांक आयतन में कुल ऊर्जा, क्लियर, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, हमेशा, मैंने कहा हमेशा क्या रहती है, बोलो क्लियर, ओके, नियत रहती है, बोलो क्लियर, हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ हाफ रो V1 स्क्वायर, ओके, रो मैंने कहा GH1, ओके, P1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस, अगर 2 पॉइंट है, रो G2 प्लस P2। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये मैंने आपको बताया ये कब होगा, जैसे सपोजेड ये कोई लिक्विड है, बोलो क्लियर, ओके, वो फ्लो कर रहा है, यहाँ से उसकी हाइट है H1 और यहाँ से है H2, यहाँ पर वो जब फ्लो कर रहा है तो उसका प्रेशर है P1 और यहाँ पर है P2, यहाँ पर है वेलोसिटी V1 और यहाँ है V2। तो अगर मैं इन दो पॉइंट को कंसीडर करूँ और बर्नौली थ्योरम लगाऊंगा तो यही करूँगा कि हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, ओके, प्लस P1, ओके। इसी तरह से अगर मैंने कहा कोई लिक्विड धरातल पर फ्लो कर रहा है, बोलो क्लियर, ऐसे, तो इस केस में क्या होगा कि सपोजेड यहाँ प्रेशर है P1 और यहाँ पर है P2 और यहाँ वेलोसिटी है V1 और यहाँ है V2, लेकिन दोनों सरफेस पे यानी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो इसलिए बर्नौली थ्योरम यहाँ पर क्या लगेगा, हाफ रो V1 स्क्वायर और P1 और हाफ रो V2 स्क्वायर और P2। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब इसी को समझाने के लिए मैं एक आपको बोलो एप्लीकेशन, क्लियर, ओके, ऑफ बर्नौली थ्योरम, ठीक है, बर्नौली थ्योरम, ध्यान रखना एप्लीकेशन किसको कहते हैं। अगर कोई लॉजिक हमने सीखा और उसका यूज करके कुछ निकाल रहे हैं तो उसे उसका एप्लीकेशन कहते हैं। तो इससे निकाला जाता है बहिस्रावी वेग, क्लियर, बहिस्रावी वेग निकाला जाता है, क्लियर, ओके। ई फ्लक्स मैंने कहा वेलोसिटी, यानी क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से समझो, ये एक कंटेनर है, क्लियर, जिसके अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रखा था, बोलो भर रखा था, कितनी हाइट तक है, बोलो h हाइट तक, क्लियर, ओके। पास्कल पहले भी एक बात कह चुका है कि कोई भी लिक्विड किसी कंटेनर में भरा होता है तो उसकी सभी दीवारों पर आगे पीछे ऊपर नीचे इक्वल दाब लगता है, ओके। अब इस समय ये स्टेबल है तो जीरो वेलोसिटी है इनिशियली। अब मैंने यहाँ पर एक छेद कर दिया, क्लियर, तो डेफिनेटली यहाँ से ये लिक्विड क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो इसी को मैं निकालना चाहता हूं, ई फ्लक्स वेलोसिटी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये हाइट डेफिनेटली हमारी, अगर छेद यहां से h पे किया है तो ये h माइनस h हो जाएगा और ये मेरे लिए 2 पॉइंट हो जाएंगे जहां पर मुझे बर्नौली थ्योरम लगाना है। तो मैंने कहा यहां पर बर्नौली, ओके, के प्रमेय से अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम पहले पॉइंट पे लगाऊंगा तो हाफ रो, ओके, और ये आपका क्या है, बोलो इनिशियली वेलोसिटी 0 है, रो स्क्वायर, और मैंने कहा रो GH, क्लियर, और प्रेशर तो आपको पता है हर जगह P ही लगेगा, ओके। और यहाँ लगाऊंगा तो हाफ रो VE स्क्वायर और मैंने कहा रो G, H माइनस H ही लेना पड़ेगा, हाइट ये लेनी पड़ेगी, क्लियर, और ये P। तो हमने देखा कि U इजिकल टू 0 है, इसका मतलब ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, P इक्वल है तो ये हट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, रो G, ओके, H, और यहाँ पर हाफ रो VE स्क्वायर, इसको पूरा ओपन कर लेंगे तो रो GH माइनस, बोलो क्लियर, ओके, ये रो GH, बोलो क्लियर। तो हमने देखा ये और ये कट हो जाएंगे, ये माइनस इधर इधर आएगा तो प्लस रो GH हो जाएगा, ये हाफ रो VE स्क्वायर, ये भी कट हो गया तो VE, ई फ्लक्स वेलोसिटी जो आया वो 2GH आया। तो इस तरह से हमने यहाँ से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी बर्नौली का थ्योरम करके यूज करके बताया। बाकी मैं यही चीज़ सेकंडों में भी कर सकता हूँ न्यूटन के अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यूटन ने क्या कहा था, ये सेकंड मेथड, बोलो क्लियर। न्यूटन कहता है कि आपको ये फाइनल वेलोसिटी पता चलानी, इनिशियल 0 है तो यहाँ पर, और ये हाइट मुझे दे रखी है, क्लियर, ओके। तो V स्क्वायर इजिकल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, बोलो क्लियर। तो
तो ये ई फ्लक्स वेलोसिटी हो जाएगी, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2gh, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया 2gh। मतलब न्यूटन का यूज करके तो हम यही चीज सेकंडों में भी निकाल सकते हैं, लेकिन बर्नौली का एप्लीकेशन बताना था कि भाई बर्नौली जो ई फ्लक्स वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 10 पॉइंट की, क्लियर, तो अब मुझे दो कंटेंट बताना है। एक बात करें पास्कल लॉ, क्लियर। वैसे तो पास्कल ऐसा पर्सन है जिसका यूज हम हर जगह करते हैं। न्यूटन की एसआई यूनिट पास्कल इसीलिए बनाई गई है क्योंकि इन्होंने एक नियम दिया था और इन्होंने कहा था किसी भी कंटेनर में कोई लिक्विड फ्लो है, अगर हम लिक्विड पे कितना भी दाब लगाते हैं तो तुरंत उसकी चारों तरफ की दीवारों में वही दाब फैल जाता है और हर तरफ वही दाब लगता है। तो इसीलिए इसके पर बेस दो एग्जाम्पल है। आज जितने भी मैंने आपसे कहा हाइड्रोलिक ब्रेक है, बोलो क्लियर, ओके, ब्रेक है या हाइड्रोलिक लिफ्ट है, बोलो क्लियर, वो इसी सिद्धांत पर काम करती है, क्लियर, ओके। बोलो आपको पता है कि हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है, क्लियर, मैंने कहा यहां पर ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, बोलो क्लियर, ओके, और हाइड्रोलिक ब्रेक है, बोलो क्लियर, ओके, हाइड्रोलिक ब्रेक है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करते हैं, पास्कल के। आज हम जब ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक होते हैं वो सभी पर इक्वली चार पहियों पे लगता है, इसलिए गाड़ी वही रुक जाती है। डिस्क ब्रेक जो आते हैं, आज लिफ्ट होती है, जब रुकती है तो आपको झटका नहीं आता है। तो जब से पास्कल ने अपना लॉ दिया है, ओके, तब से काम आसान हो गया है। ओके, जहाँ पर भी हाइड्रोलिक चीज आएगी वहाँ पर पास्कल का लॉ लगेगा। और अगर कोई आपका ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, उसमें से लिक्विड अगर लीकेज हो जाता है तो डेफिनेटली फिर वो ब्रेक उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। इसी तरह से आपको एक और कंटेंट है, वो है सरफेस टेंशन। वैसे लिक्विड स्टेट के अंदर केमिस्ट्री में हम बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से मैंने प्रश्न तनाव पढ़ाया है। ओके, अगर किसी स्टूडेंट ने बोलो केमिस्ट्री के 1 शॉट जो मैंने लिक्विड स्टेट दिया है वो पढ़ा होगा तो उसको सरफेस टेंशन के बारे में सब बातें पता होगी कि ये किसी भी लिक्विड का वह गुण होता है जिससे वो अपना कम बोलो क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। बारिश की बूंद के स्पेरिकल होने का कारण सरफेस टेंशन ही होता है। फिजिक्स पॉइंट ऑफ से सोचे तो इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, वो होता है F/L, पर यूनिट लेंथ लगने वाले बल को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। और अगर हम यूनिट की बात करें तो न्यूटन अपॉन मीटर। डायमेंशन की बात करें, क्लियर, तो आपका T इजिकल टू F/L है। F m1 L1 T-2 होता है, ये L1 होता है काटा, तो आपने देखा इसकी क्या आ जाएगा F1 L0 T-2, क्लियर, कभी भी निकाल के टिक कर सकते हैं, ओके। और सरफेस टेंशन किस किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर की बात करें, ओके, फैक्टर्स, ओके, अफेक्टिंग, मैंने कहा ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, पृष्ठ तनाव को ओके प्रभावित मैंने कहा करने वाले ओके कारक देखें तो आपको मैंने कहा सबसे पहले तो एक होता है टेम्परेचर, इफेक्ट ओके ऑफ टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसी तरह से मैंने कहा सोलेबिलिटी, क्लियर, ऑफ सोल्यूट, किसी भी लिक्विड के अंदर अगर आप कोई सोल्यूट मिलाते हो, अगर वो सोलेबल है, क्लियर, ओके, सोलेबल तो सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देगा, और अगर इनसोलेबल है, क्लियर, तो सरफेस टेंशन को क्या कर देगा, डिक्रीज। बहुत काम का होता है। प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मैंने किसी साबुन बनाते हैं तो साबुन के अंदर थोड़ा ऑयल लुब्रिकेंट डाला जाता है जिससे साबुन जब पानी में घुलती है तो उसके सरफेस टेंशन को कम कर देती है, जिससे हम साबुन अच्छे से कपड़े पर फैल सके। कोई भी पेंट, कोई भी दीवार पर कलर करने वाला पेंट करता है तो उसमें भी थोड़ा लुब्रिकेंट डालता है जिससे उस पेंट का सरफेस टेंशन कम हो जाए और दीवारों पर अच्छा फैले। आप जितने भी ऑइंटमेंट लेके आते हो, जितनी भी एंटीबायोटिक ट्यूब आती है, उसको भी थोड़ा लुब्रिकेंट बनाया जाता है ताकि स्किन पर या चेहरे पर जब भी आप क्रीम लगाओ तो वो फैली भी रहे, क्योंकि सरफेस टेंशन अगर कम होगा तो ही बोलो वह आपकी जो ऑइंटमेंट है वो फैला हुआ रहेगा। आई होप आपको मैंने पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स जो आपके सिलेबस के एक एक कंटेंट है,
चाहे वो आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट हो, चाहे वो आपका टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हो, चाहे वो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी हो, चाहे रेनॉल्ड नंबर हो, चाहे वो टर्मिनल वेलोसिटी हो, स्टोक्स लो हो, बर्नौली थ्योरम हो, उसका एप्लीकेशन हो, सरफेस टेंशन हो, पास्कल का लॉ हो, मैंने सारे के सारे कंटेंट रैपिड फास्ट तरीके से बताया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये जो टॉपिक होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये समझ में नहीं आते, ये इनको टफ लगते हैं। लेकिन अगर आपने मेरा ये लेक्चर एक बार देख लिया तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसी तरह से पढ़ते रहो और मस्त रहो।